नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ब्रजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि क्या आप एक लोन के डिफॉल्टर हैं और किन्हीं विषम परिस्थितियों और चलते हालातों के कारण। दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका काम धंधा छूट गया हो, जॉब लॉस, या फिर आपके घर में कोई बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ गई हो दोस्तों, या फिर आपका कोई बिजनेस, कोई धंधा, कोई व्यापार था, उसके अंदर भारी भरकम नुकसान, और आगे चलकर आपका जो बिजनेस था, आपका जो व्यापार था, वो पूरी तरीके से ठप हो चुका दोस्तों। और थोड़े बहुत जो पैसे आपके पास आ रहे थे, उन पैसों में आपका घर खर्च चल जाए, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको इस बात का भी डर है कि मैं लोन की ईएमआई को रेगुलर मैनर में नहीं भर पा रहा हूं, और ऐसे में कहीं ना कहीं आगे चलकर बैंक और एनबीएफसी, उनके लीगल टीम के द्वारा कहीं मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ी कानूनी कार्रवाई न कर दी जाए, कोई बहुत बड़ा लीगल एक्शन ना ले लिया जाए, मेरे ऊपर कहीं कोई केस मुकदमा न दर्ज करवा दिया जाए, मुझे जेल न जाना पड़े, मेरे खिलाफ, मेरे अगेंस्ट में कहीं वारंट ना इशू हो जाए, इस बात का भी डर और भय आपको सता रहा है। और तो और, लोन डिफॉल्ट के संबंध में जब एक लोन का बोरोवर लोन की ईएमआई को रेगुलर मैनर में नहीं भरता है, तो बैंक और एनबीएफसी और उनके थर्ड पार्टी लोन रिकवरी एजेंट्स का अलग से एक आतंक, और उनके द्वारा किया जाने वाला हैरेसमेंट दोस्तों, इसकी एक अलग से बहुत बड़ी प्रॉब्लम और परेशानी लोन के बोरोवर को झेलनी पड़ती है। ये लोन रिकवरी एजेंट्स लोन के बोरोवर्स को डराते हैं, धमकाते हैं, उनको परेशान करते हैं। लोन के बोरोवर्स को इस बात का भी डर रहता है कि कहीं ये लोन रिकवरी एजेंट्स मेरे घर पे ना आ जाए और मेरे घर पे आकर सोसाइटी, समाज, मोहल्ले सभी के सामने मेरी इंसल्ट ना करे, मेरी बेइज्जती ना करे, मेरे इमेज को, मेरे रेपुटेशन को स्पॉइल ना कर दे दोस्तों। और ये जो भी चीजें हो रही हैं, इसके पीछे का एक सिर्फ जेन्युइन कारण है दोस्तों। कोई विलफुल डिफॉल्टर नहीं बनना चाहता है, और मैं यह जो वीडियो बना रहा हूं, मैं ये वीडियो सिर्फ एक जेन्युइन पर्सन के लिए बना रहा हूं। यदि कोई विलफुल डिफॉल्टर है तो उसके लिए यह वीडियो बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो यदि आप एक जेन्युइन पर्सन है तो यह वीडियो आपके लिए है दोस्तों। यदि आपको डर सता रहा है कि मैं लोन की ईएमआई को रेगुलर मैनर में नहीं भर पा रहा हूं, तो मेरे ऊपर कहीं बहुत बड़ी कानूनी कार्रवाई ना हो जाए, और ये लोन रिकवरी एजेंट्स का जो हैरेसमेंट है, इसको मैं कैसे हैंडल करूं, इसको मैं कैसे मैनेज करूं कानूनी तरीके से, और आगे चलकर भविष्य में आपको एक लीगल सेफ्टी मिले और आपके खिलाफ में कहीं कोई केस मुकदमा न दर्ज हो जाए, उस चीज से मैं कैसे बचूं। और आपको ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर भविष्य में ईएमआई भरना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, और यदि कोई बैंक और एनबीएफसी के द्वारा यदि कोई सेटलमेंट, समझौते का यदि कोई मौका दिया जाए, कोई ऑफर दिया जाए, तो उस चीज को मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक्सेप्ट कर लूं, और मैं अपने इस लोन डिफॉल्ट के संबंध में बैंक और एनबीएफसी से समझौता कर लूं, यदि मुझे कोई मौका मिले तो। लेकिन रेगुलर मैनर में ईएमआई को भरना और बीच बीच में डिफॉल्ट होना, और उसके ऊपर अलग से पेनाल्टी, इंटरेस्ट, ब्याज, इसकी मार, इसका बोझ मैं नहीं झेल पाऊंगा। ये सारी चीजें आपको पता है, तो आपके मन में एक चीज चल रही है कि भैया सेटलमेंट हो जाए, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यदि कोई अमाउंट का मुझे ऑफर दिया जाए, तो मेरे पास तो पैसे नहीं है, बट मैं यहाँ वहाँ से कहीं से मैं अरेंज करके, अपने दोस्त, अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव्स यहाँ से ले दे के मैनेज करके मैं पे कर सकता हूँ। इस प्रकार का आपके मन में ये विचार चल रहा है दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो क्लास के अंदर हम इसी के बारे में डिटेल्ड में, विस्तार में चर्चा करेंगे कि क्या हम क्या करें कि हमारे अगेंस्ट में, हमारे खिलाफ में कोई लीगल एक्शन ना हो जाए, कोई कानूनी कार्रवाई ना हो जाए, और ये लोन रिकवरी एजेंट्स का जो हैरेसमेंट मैं सुन रहा हूं कि लोन डिफॉल्ट के बाद इन चीजों को हमें झेलना पड़ता है, इससे मैं कैसे बचूं। इन सभी प्रॉब्लम का सलूशन आज मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को देने के लिए आया हूं। सो दोस्तों, यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। और यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। सो दोस्तों, आइए हम लेक्चर्स को, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो जब आपकी ईएमआई डिफॉल्ट होती है या फिर डिफॉल्ट होने वाली है, तो आपके लीगल सेफ्टी के लिए सबसे पहले आपको क्या काम करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, आपको आपकी लोन कंपनी, बैंक और एनबीएफसी को आपको इंटीमेट करना चाहिए, उनको सूचित करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आखिरकार डिफॉल्ट का कारण क्या है, आप लोन की ईएमआई को क्यों नहीं भर पा रहे हैं।
और कितना समय लग सकता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? और आप अपने आप को क्लैरिफाई करिए। आप बताइए कि मैं एक जेन्युइन डिफ़ॉल्टर हूँ, विलफुल डिफ़ॉल्टर नहीं हूँ दोस्तों। तो बाकायदा एक अच्छे से बढ़िया से एक आपको लीगल प्रायर नोटिस आपको ड्राफ्ट करना है, और उस प्रायर नोटिस के अंदर आपकी दिक्कत समस्याओं को आपको मेंशन करना है, आपको उसके अंदर लिखना है, और इस प्रायर नोटिस को आपको आपकी लोन कंपनियों को दोस्तों भेज देना है। अब कैसे भेजेंगे? ईमेल के माध्यम से और स्पीड पोस्ट के माध्यम से दोस्तों। लोन कंपनियों के रजिस्टर्ड एड्रेस पर आपको एक कॉपी भेजना है। उनके, यदि आपने ब्रांच से लोन लिया है तो आपको ब्रांच ऑफिस पर एक कॉपी भेजना है, और लोन कंपनियों के जो भी ऑफिशियल ईमेल आईडी है वहां पे आपको मेल करना है आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से दोस्तों। स्पीड पोस्ट करने के बाद पोस्टल रिसिप्ट्स, ऑनलाइन डिलीवरी ट्रैकिंग रिपोर्ट्स, ये सब निकाल के आपको रखना है दोस्तों, फॉर योर लीगल सेफ्टी। तो लीगल प्रायर नोटिस सबसे पहले बनाइए दोस्तों, यदि आपका 1-2 ईएमआई डिफॉल्ट हुआ हो तो, या फिर डिफॉल्ट होने वाला हो तो आपकी तरफ से आपकी लीगल सेफ्टी के लिए सबसे पहले आपको यही काम करना है दोस्तों, कि आपको बताना है कि आप एक जेन्युइन डिफॉल्टर है, विलफुल डिफॉल्टर नहीं है। यदि इस डिफॉल्ट के संबंध में कोई भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं, आपका जॉब लॉस हो गया दोस्तों, तो जॉब लॉस के संबंध में कोई आपका लेटर है, कोई रेजिग्नेशन लेटर कुछ भी है, वो आप वहाँ पे लगाइए। मेडिकल सर्टिफिकेट्स को लगाइए दोस्तों। यदि आपकी हेल्थ इशू है, आप सीनियर सिटीजन हैं दोस्तों, वो सब लगाइए। यदि आपका व्यापार है, भारी भरकम नुकसान हो रहा है, उसके संबंध में यदि आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में कोई नुकसान, कोई लॉस भारी भरकम दिख रहा है, तो आप उसको शो करिए दोस्तों, आपके लीगल प्रायर नोटिस के साथ में उसको संलग्न करिए दोस्तों, उसको अटैच करिए और कंपनी को भेज दीजिए। बहुत बड़ी लीगल सेफ्टी मिलेगी दोस्तों। अगली चीज, यदि ये डिफॉल्ट का सिलसिला आगे भी बनता रहा, चलता रहा दोस्तों, तो लगातार 3 ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद 90 से 92 दिन के बाद आपका लोन अकाउंट एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में घोषित और कैटेगराइज कर दिया जाएगा दोस्तों, बैंक और एनबीएफसी के द्वारा। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक और एनबीएफसी को उन्होंने जो भी लोन्स आपको दिए थे, लोन्स एंड एडवांसेस, उस लोन से उनको कोई भी इनकम, कोई भी उनको फायदा नहीं मिल रहा है। वो सारे लोन्स एंड एडवांसेस जो भी उन्होंने लोन के रूप में बांट के रखे थे पब्लिक को, अब उससे कोई भी फायदा उनको नहीं मिल रहा है। वो एसेट्स उनके लिए नॉन परफॉर्मिंग बन चुके हैं। अब इसके बाद क्या होता है? बैंक और एनबीएफसी के द्वारा कानूनी कार्रवाई, लीगल नोटिस का सिलसिला चालू हो जाता है। यदि आपकी ईसीएस लगी होगी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, तो ऐसे मामले में दोस्तों आपको सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत आपको कानूनी नोटिस, आपको लीगल नोटिस बैंक और एनबीएफसी के लीगल टीम के द्वारा आपको भेजी जाती है। तो यदि आपको सेक्शन 25 की नोटिस आती है तो डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। लोन लेते वक्त यदि आपने चेक इशू किया होगा, आपने चेक दिया होगा दोस्तों, तो ऐसे में बैंक और एनबीएफसी उस चेक को अपने बैंक में डिपॉजिट करके उसको डिसऑनर्स को बाउंस करवाती है, और बाउंस करने के बाद आपको सेक्शन 138 की लीगल नोटिस भेजती है। फिर भी डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। यदि आपने कोई क्रेडिट कार्ड्स लिए हैं, उसमें आपका डिफॉल्ट हुआ है, कोई आउटस्टैंडिंग है, वो ड्यूज है, बाकी है, आप उसका रीपेमेंट भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, वो भी डिफॉल्ट हो रहा है, तो फिर भी डरना घबराना नहीं है दोस्तों। इसमें आपको आएगी आर्बिट्रेशन की नोटिस, प्री आर्बिट्रेशन की नोटिस, आर्बिट्रेशन की लीगल नोटिस आपको आएगी दोस्तों। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बैंक और एनबीएफसी के द्वारा सेक्शन 318, सेक्शन 316 ऑफ बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, इन धाराओं में भी चीटिंग, फ्रॉड, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विश्वासघात जैसे मामलों को बनाकर आपको लीगल नोटिस उनके एडवोकेट के द्वारा भेज दिया जाता है। लेकिन किसी के ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस इन धाराओं में आरोप लगाना तो आसान है, पर उसको सिद्ध करना बिल्कुल भी आसान नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ डराने के लिए बस। लोन डिफॉल्ट करना, लोन की ईएमआईज़ को नहीं भरना, ये सिर्फ अपने आप में एक दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट संविदा का एक ब्रीच है, उल्लंघन है दोस्तों। तो यहाँ पे तो कोई आपराधिक मामला बनेगा ही नहीं, वो सिर्फ आपको डराने धमकाने के लिए आपको इस प्रकार की लीगल नोटिस आपको भेजते हैं दोस्तों। भेजना अलग होता है, उसको कोर्ट में जाकर सिद्ध करना अलग होता है दोस्तों। तो यदि आपको सेक्शन 25 की नोटिस आए, सेक्शन 138 की नोटिस आए, आर्बिट्रेशन की नोटिस आए, बीएनएस 318, 316 की नोटिस आए, तो ऐसे लीगल नोटिस के मामले में दोस्तों आपको आपके एडवोकेट, आपके अधिवक्ता, आपके वकील के माध्यम से इन प्रकार के नोटिस को, इस प्रकार की नोटिस का आपको जवाब रिप्लाई देना चाहिए। जो भी आपके वकील साहब होंगे उनको आप यह नोटिस उनको भेजिए, उनको दिखाइए, उनको बताइए, तो उसका बाकायदा जवाब रिप्लाई आपके एडवोकेट साहब आपके बिहाफ पर बनाकर दे देंगे। उस नोटिस में, जवाब में, रिप्लाई में जो भी कानूनी पॉइंट्स होंगे, जो भी लीगल पॉइंट्स होंगे, उनको वो वकील साहब मेंशन करेंगे, उसमें लिखेंगे दोस्तों, और आपके बिहाफ पर सामने वाले वकील को, लोन कंपनी को, बैंक को भेज देंगे। दोस्तों यदि आप प्रॉपर रेगुलर मैनर में बैंक और एनबीएफसी के संपर्क में रहेंगे,
उनके हर एक लीगल नोटिस का जवाब रिप्लाई देते रहेंगे, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, कभी कोई भी केस मुकदमा दर्ज नहीं होगा। अपनी स्थिति, अपनी परिस्थितियों को बैंक और एनबीएफसी के साथ में साझा और शेयर करते चलिए, यदि आप एक जेन्युइन पर्सन हैं। बिलफुल डिफॉल्टर बिल्कुल भी नहीं बनना है दोस्तों। यदि पैसे आपके पास हैं तो बैंक और एनबीएफसी को पैसे लौटा देने चाहिए जो आपने लोन के रूप में लिए हैं दोस्तों। यदि कोई भी ड्यूज, कोई भी आउटस्टैंडिंग है तो आपको रिटर्न कर देना चाहिए। आप बंगले में रह रहे हैं, गाड़ी पे चल रहे हैं दोस्तों, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज में आप चल रहे हैं और लोन की ईएमआई को नहीं भर रहे हैं, तो क्लियर कट ये दिखता है कि आप एक विलफुल डिफॉल्टर हैं। इस प्रकार से बिल्कुल भी आपको इस प्रकार का कोई भी कृत्य आपको नहीं करना है दोस्तों। जेन्युइन डिफॉल्टर हैं तो हर एक व्यक्ति, चाहे बैंक हो, चाहे वकील हो, चाहे कोर्ट हो, सभी लोग आपका सहयोग, आपको सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, लीगल प्रायर नोटिस हो वो भेजना चाहिए। कोई कानूनी नोटिस आ रही है किसी भी सेक्शन के संबंध में, उसका रिप्लाई जवाब आपको जरूर देना चाहिए दोस्तों। यदि आप प्रॉपर बैंक से कम्युनिकेट करेंगे, उनके संपर्क में रहेंगे, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, कभी कोई दिक्कत समस्या नहीं आएंगी। लोन रिकवरी एजेंट्स परेशान कर रहे, हैरेस कर रहे हैं, उसका कॉल रिकॉर्ड रखिए। घर पे आके आपको धमका रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, गाली गलौज कर, धक्का मुक्की कर रहे हैं, समाज, सोसाइटी, मोहल्ले में आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, उसकी वीडियो बनाइए दोस्तों। दस्तावेजों के साथ में उस लोन रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ में आपकी संबंधित लोन कंपनी के अंदर आप कंप्लेंट फाइल करिए दोस्तों, शिकायत दर्ज करवाइए। यदि वहां से कोई आपको रिलीफ, कोई सहायता नहीं मिलती है, तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, ओम्बड्समैन, लोकपाल में चाहिए और वहां पे अपनी शिकायत को आप दर्ज करवाइए दोस्तों। और यदि आपके द्वारा कोई भी एक्शन लिया जाएगा तो डेफिनेटली है, गारंटी दोस्तों, लोन रिकवरी एजेंट्स की हिम्मत नहीं होगी कि वो आपके खिलाफ में कोई गलत कदम उठाए। आप सब कुछ चुपचाप सहते हैं, इसीलिए वो उसका फायदा उठाते हैं, आपको डराते हैं और आप डरते हैं दोस्तों। हर एक चीज का हल है, बस आपके द्वारा उस पर एक्शन, कार्रवाई किया जाना चाहिए। तो दोस्तों डरिए मत, एक्शन लीजिए। यदि आपके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, आपके साथ में गैर कानूनी कृत्य किया जा रहा है लोन रिकवरी एजेंट्स के द्वारा, तो डरना, घबराना बिल्कुल भी नहीं। ये लोन रिकवरी एजेंट्स आपके मोबाइल, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक्सेस करके, उसको हैक करके, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स, आपके नाते रिश्तेदार, आपके दोस्त, उनके नंबर्स निकाल के उनको भी परेशान करते हैं दोस्तों, जो कि पूरी तरीके से गैर कानूनी और इलीगल है। इसके खिलाफ में आपको एक्शन लेना है, शांत बिल्कुल भी नहीं बैठना है दोस्तों। किसी बढ़िया अच्छे एडवोकेट, अधिवक्ता के माध्यम से उनसे संपर्क करके उनके गाइडेंस में आपको इन लोन रिकवरी एजेंट्स को सबक जरूर सिखाना चाहिए दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, आप लोन की ईएमआई को नहीं भर पा रहे हैं, ये एक सिविल वाद है दोस्तों, ये एक सिविल डिस्प्यूट है। आपके खिलाफ यदि कोई कार्रवाई करनी भी होगी बैंक को, तो वो दोस्तों सिविल न्यायालय के माध्यम से मनी रिकवरी सूट फाइल करेंगे। चेक होगा तो चेक बाउंस 138 का मुकदमा करेंगे। अरे जो भी करना है कानूनी तरीके से करिए ना। मेरे फंडामेंटल राइट्स, मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करके आप ये कोई भी आप रिकवरी करेंगे, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ने क्लियर कट गाइडलाइंस दे रखे हैं लोन रिकवरी के संबंध में, उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन ये लोन रिकवरी एजेंट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के खिलाफ में जाकर ये कृत्य करते हैं दोस्तों। तो यदि आप अपनी लीगल सेफ्टी चाहते हैं, आप इन लोन रिकवरी एजेंट्स को सबक सिखाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, यदि आगे चलकर भविष्य में, देखिए मैं 100% में से 75% तो यही कहूंगा कि यदि आप जेन्युइन हैं, प्रायर नोटिस भेज रहे हैं, लीगल नोटिस का जवाब रिप्लाई कर रहे हैं, तो 75% चांसेस है कि आपके केस में सेटलमेंट होगा दोस्तों। 100 रुपए का लोन है, 25-30 रुपया भरिए और आपका जो लोन है वो खत्म हो जाएगा, आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। सेटलमेंट का मतलब यही होता है, यदि 100 रुपए बाकी हैं देने, तो 25-30 रुपए दीजिए, बाकी जो ऊपर की जो अमाउंट है वो आपका वेव ऑफ, आपका माफ कर दिया जाएगा। सेटलमेंट में यही होता है, बस एक सेटल्ड वर्ड आपके सिविल रिपोर्ट में आपका रिफ्लेक्ट होगा। थोड़ी सी वो आपको भविष्य में दिक्कत, समस्याएं आपको दे सकती है दोबारा वापस से लोन लेने में, लेकिन वो भी चीज 5 से 6 साल के बाद खत्म हो जाएगा दोस्तों। यदि आप छोटा मोटा कोई कंज्यूमर लोन ले लेते हैं और इसकी ईएमआई को यदि आप रेगुलर मैनर में भरते हैं, तो वो सेटल्ड वर्ड भी वहां से खत्म कर दिया जाएगा दोस्तों। अब रही बात 25%, यदि आप जेन्युइन नहीं है, लीगल प्रायर नोटिस नहीं भेज रहे हैं, लीगल नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं दोस्तों, तो ऐसे मामले में हो सकता है कि आपके खिलाफ में कोई दोस्तों केस मुकदमा दर्ज हो जाए, कंप्लेंट फाइल हो जाए। सेक्शन 25 में, सेक्शन 138 में, आर्बिट्रेशन में दोस्तों, यदि इसमें भी कोई कंप्लेंट फाइल हो जाता है, यदि आपको कोई समन्स आता है, प्रीकॉग्निजेंस की नोटिस आती है, बेलेबल वारंट आता है, नॉन बेलेबल वारंट आता है दोस्तों, तो इसमें भी आपको डरना, घबराना बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। सिर्फ आप एक आरोपी, सिर्फ आप एक अक्यूज्ड हैं, अभी आपके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि कंप्लेंट फाइल हो गया तो तुरंत आपको जेल भेज दिया जाएगा, बिल्कुल भी डरना नहीं दोस्तों। यदि कोई आपको समन्स आता है, प्रीकॉग्निजेंस की नोटिस आती है,
आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है, BNS 318 316 की नोटिस आती है दोस्तों कोर्ट के माध्यम से, अवेलेबल वारंट, नॉन अवेलेबल वारंट, कोई भी नोटिस यदि कोर्ट के माध्यम से आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत आपको पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, आपको जेल में ठूस देगी आपको, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। ऐसे में आपको वकील साहब से आपको संपर्क में जाना चाहिए, उनके गाइडेंस में आपको काम करना चाहिए दोस्तों। ये जो भी नोटिस कोर्ट से आ रही है ना, सिर्फ ये आपको इंटीमेट किया जा रहा है, आपको बुलाया जा रहा है कि आपके खिलाफ में कंप्लेंट दर्ज हुआ है, इसमें आपका क्या कहना है, आप आइए, या फिर आपके एडवोकेट साहब को, आपके प्लीडर, आपके काउंसिल को, आपके अधिवक्ता को आप कोर्ट में खड़ा करिए आपके बिहाफ पर। यदि आप मुंबई में रहते हैं, केस मुकदमा कलकत्ता में हो गया है दोस्तों, आपके लिए पॉसिबल नहीं है, एडवोकेट साहब से संपर्क करिए, उनको वहां पे खड़ा करिए आपके बिहाफ पर, वकालतनामा साइन करवाइए। लेकिन 20 से 25% केसेस में केस मुकदमा कंप्लेंट फाइल हो सकता है दोस्तों। लेकिन यदि आप जेन्युइन रहेंगे, आप प्रॉपर कम्युनिकेट करेंगे बैंक और एनबीएफसी से, तो 75% से लेकर 80% केसेस में दोस्तों आपका सेटलमेंट हो सकता है। आपके खिलाफ में केस मुकदमा दर्ज नहीं होगा, कंप्लेंट फाइल नहीं होगा दोस्तों। यदि हो भी गया तो क्यों डरते हो, क्यों घबराते हो? कोई जेल नहीं। यदि कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है, कॉल पे कोई बोलता है मैं पुलिस वाला हूं, मैं वकील हूं, मैं जज हूं, मैं मजिस्ट्रेट हूं, मैं एसएचओ हूं, तो दोस्तों यदि आपको बोलता है कि हम आपको अरेस्ट करने आ रहे हैं, आपका वारंट निकलवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सारी बातें फर्जी और झूठी हैं दोस्तों। इस बात को नोट करिए। यदि आप कानून के जानकार बनेंगे, आपके पास ज्ञान होगा, तो दोस्तों आप कभी डरेंगे नहीं। इसलिए कहता हूं ना कि कानून के जानकार बनिए। तो दोस्तों बस आपको यही कहना चाहूंगा कि डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है, हर एक चीज का सोल्यूशन है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मन में गलत विचार लाते हैं, गलत थॉट्स लाते हैं कि ये जो चीजें हो रही हैं मेरे खिलाफ में, लोन रिकवरी एजेंट से हैरेसमेंट, कोर्ट कचहरी, केस मुकदमा, कंप्लेंट, दिन भर में 100 कॉल्स, अब मैं बहुत परेशान हो चुका हूं, अब मैं इस चीज को नहीं झेल पाऊंगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिंदगी, लाइफ, जीवन सिर्फ एक बार मिलता है। ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब जीवन का, लाइफ का पार्ट है। ये सिर्फ आपके साथ में नहीं, हर एक घर में, हर एक इंसान के साथ में होता है। तो इसको कैसे टैकल करना है, इसको कैसे हैंडल करना है, यही तो हमें सीखना है। दिस इज कॉल्ड आर्ट और कला। और ये इसको आप हैंडल करना सीख जाओगे ना, तो दोस्तों एक अच्छी लाइफ, एक अच्छा जीवन आप जी लोगे। और ये सब सिस्टम है, ये एक प्रक्रिया है। सब लोग चल रहे हैं, आपको भी चलना है। तो मन में गलत विचार मत लेकर आइए कि नहीं यार, अब मैं अपने इस जीवन से ऊब चुका हूं, अब मुझे अपने आप को खत्म कर लेना चाहिए। ये बहुत गलत विचार है दोस्तों। रॉन्ग थॉट्स, ऐसे विचारों को अपने मन से निकाल दीजिए दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको गारंटी देता हूं, यदि आप जेन्युइन रहेंगे ना, यदि आपके पास कानून का ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, तो ना तो आप जेल जाएंगे, ना तो आपका वारंट निकलेगा, और ना तो कोई आपको डरा पाएगा, धमका पाएगा, और ना तो कोई आपका हैरेसमेंट कर पाएगा दोस्तों। मैं ये गारंटी दे रहा हूं। इसीलिए जानकार बनिए। और मल्टीपल लोन के डिफॉल्टर्स हैं, सिंगल लोन के डिफॉल्टर्स हैं, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है दोस्तों। सिस्टम को समझिए, कानूनी प्रोसीजर, लीगल प्रोसीजर को समझिए दोस्तों, कि किसके बाद क्या करना है। इस बात को जरा समझिए दोस्तों। परेशान होना, अपने आप को चिंता में डाल के रखना, रात को नींद नहीं आना, सोना नहीं, हमेशा टेंशन लिए रहना, ये कोई सोल्यूशन, ये कोई हल नहीं है दोस्तों। कर्म करते रहिए। कर्ज है, आज है, कल खत्म हो जाएगा। लेकिन उस चीज को चिंता में लेके, टेंशन में लेके, हेडेक, प्रेशर में लेके घर पे बैठे रहोगे, तो आपकी स्थिति, परिस्थिति और खराब होती जाएगी दोस्तों। आपके आगे पीछे आपके परिवार, आपके फैमिली, आपके बच्चे हैं जो कि आपके ऊपर निर्धारित हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है दोस्तों। यदि आप ही कमजोर पड़ जाओगे तो उनका क्या होगा? तो उन सभी के बारे में सोचिए, उन सभी के बारे में सोचिए दोस्तों। अपने आप को कमजोर मत करिए अंदर से दोस्तों। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कोई भी दिक्कत, समस्याएं आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे संपर्क करिए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। यदि मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूं तो ये मत समझिए कि ये वकील साहब एटीट्यूड वाला है, फोन नहीं उठा रहा है दोस्तों। वकालत है, कोर्ट कचहरी है, क्लाइंट्स हैं। मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे हमारे बहुत सारे लोकल क्लाइंट्स हैं। तो सबसे पॉसिबल नहीं है कि मैं तुरंत आपसे कनेक्ट हो जाऊँ। कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिए दोस्तों। और इतने सारे तो फर्जी नोटिस आते हैं ना लोन के बोरोवर्स को, ये फर्जी नोटिस से सबसे ज़्यादा परेशान करके रखे हैं। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? सही गलत क्या है आप मुझे याद करिए। जो सही होगा उसका जवाब रिप्लाई देंगे, जो फर्जी होगा उसको इग्नोर कर देंगे दोस्तों। तो डरिए, घबराइए बिल्कुल भी मत। एडवोकेट ब्रजेश यादव को याद करिए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।